नाज़रीन, लेबनान में इजराइल और अमेरिका तमाम लाइंस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। एक तरफ वो लेबनान के ऊपर मुसलसल बमबारी जारी रखे हुए हैं जिसमें लेबनीज लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल जो है और अमेरिका डेंजरसली और ओपनली एक मुकम्मल जंग लॉन्च करने की धमकियां दे रहे हैं। मतलब ये बुलियिंग की इंतहा है, ये हद है कि एक मुल्क को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर जंग लॉन्च करने की जब वो धमकियां लगाई जा रही है। और पीछे रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है, इलिजिटिमेट डिमांड्स हैं और सेंसलेस डिमांड्स है जो मानी नहीं जा सकती है। एक सीधा सीधा उनसे सरेंडर जो है वो मांगा जा रहा है और उसको जवाब बनाकर वो हमले कर रहे हैं और एक मुकम्मल जंग लॉन्च करने की जब वो इस वक्त धमकियां दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये आज हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, ये सिनेरियो बन गया है लेबनान पर मुकम्मल जंग लॉन्च करने के हवाले से। और मिडिल ईस्ट भी इस हवाले से अलर्ट है। तो ईरान ने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर लेबनान के साथ खड़े होंगे, तो ये मामला बड़ा क्रूशल है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, चाइना बड़ी तेजी के साथ अपना जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा रहा है। और जैसे चाइना बाकी मैदानों में लीड कर रहा है, तो यह मामला एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, यानी एक बहुत बड़ा फ्रंट है और ये एक बहुत बड़ा डैमेज होगा और अमेरिकन और वेस्टर्न हेजेमनी को। पहली बार ऐसा होगा नाज़रीन कि अमेरिका से पहले दुनिया की कोई और ताकत जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के जो जेट्स हैं वो दुनिया में मुतारिफ करवाएगी। इस वक्त चाइना जो है उसका जो फाइटर जेट्स प्रोग्राम है 6th जनरेशन का, वो अमेरिका से आगे जा रहा है और वो किसी भी वक्त जब अनाउंस कर सकते हैं। तो अगर ये हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। यानी जब आप ये बात करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो वो क्या है? वो कोई दीवार तो नहीं है, वो कोई बिल्डिंग तो नहीं है, वो इसी तरह की चीजें हैं जब एस्टेब्लिश हो जाएंगी कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले वो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आगे हैं, ट्रेड में उनको नहीं हराया जा सका है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जब एस्टैब्लिश कर रही हैं। और साथ जो ब्रिक्स फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आ रही है, आखिरी चीज इसमें डॉलर का खात्मा जब होगी और मुतबादिल करेंसी का जब आ जाना होगी, इस तरह की बहुत जो विजिबल चीजें होंगी, वो बिल्कुल आप कह लें कि वेस्टर्न ऑर्डर का जब इख्तिताम होगा। तो ये सूरत अमेरिका में काफी ज्यादा इस हवाले से जो वो पैनिक है। और उधर वेनेजुएला के करीब करीब जो है वो बहुत ज्यादा जंगी मशकें इस वक्त अमेरिका की हो रही हैं, उनका बिल्डअप जो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन साथ ही खबर ये आ रही है कि रशिया के जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो वेनेजुएला में उतर रहे हैं। विद इन 24 आवर्स जब ये खबर आई है कि वेनेजुएला ने इमदाद का कहा है रशिया, चाइना और ईरान से, रशिया के जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो वेनेजुएला के अंदर इस वक्त जब वो लैंड कर रहे हैं। ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हिजबुल्लाह और लेबनान से आगाज करते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के कॉलोनियल और इंपीरियल प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त रुकावट है। जो उनके मंसूबे हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट जब हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह एक ऐसी ताकत है जो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। देखिए, कतर कितनी बड़ी पावर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास हैं और कितनी बड़ी पावर है, आप देखते हैं उनको। तो उन पर हमला हुआ और वो एक जवाब में पटाखा भी नहीं चला सके। तो हिजबुल्लाह एक ऐसी ताकत है जो तल अवीव पर अटैक कर सकती है, जो तल अवीव को हिला सकती है, जो हाइफा को हिला सकती है। तो सोचिए हिजबुल्लाह कितनी बड़ी पावर होगी। इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, काफी लंबे अरसे से लगा रहे हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं कि बस हम हमला करने जा रहे हैं। अब सिनेरियो जब इस वक्त ये बन गया है, तो ये बहुत ही यानी बहुत बड़ी बुलिंग है, बहुत बड़ी बदमाशी है। कि रीजन क्या है लेबनान के ऊपर अटैक करने का? तो अभी आप देखिए, जो यूएस एनवॉय है, ऐसा लग रहा है कि वो जैसे इजरायली एनवॉय है, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ बात कर ही नहीं रहा है। हालांकि है वो डिप्लोमेट, लेकिन उसकी जरा लैंग्वेज देखें और वो बरह रास्त धमकियां लगा रहे हैं इस वक्त लेबनान को। अब जरा एक नई उसकी बात सुने और बड़ी डेंजरस बात है। कहता है कि गल्फ यानी खलीजी रियासतें ये लेबनान में इन्वेस्ट करेंगी अगर हिजबुल्लाह डिसाम हो जाए। ये कब नई डायमेंशन इस बात की सामने आ रही है। यानी जैसे गल्फ भी इजराइल और अमेरिका के साथ है, हिजबुल्लाह डिसाम हो जाए तो गल्फ जो है खलीजी रियासतें वहां पर $10 बिलियन जब इन्वेस्ट करेंगी सदरन लेबनान के अंदर। अच्छा जी, वहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा, वहां पर रिजॉर्ट्स है वो बनाए जाएंगे और इस तरह मतलब वो प्रॉस्पेरिटी। ये एक पुरानी प्लेबुक है जिसमें सरेंडर के बदले जो है उनको प्रॉस्पेरिटी जो है वो दिखाई जाती है। मिसाल लीजिए, देखिए जॉर्डन है, इजिप्ट है, तो उनके मुआहदों के पीछे भी तो यही बात है ना कि भाई इजराइल के साथ मुआहदे करेंगे तो भाई प्रॉस्पेरिटी आएगी। जंगों में क्या रखा है? और ये जो तंजीमें हैं हमास, हिजबुल्लाह जो इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, ये तरक्की की राह में जब सबसे बड़ी रुकावट है। तो देखिए, जॉर्डन और इजिप्ट कितनी ताकतवर रियासतें बनी हैं, कितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब उन्होंने हासिल की है, वो तो एक मुकम्मल तौर पर ऐसी रियासतें बनकर रह गई हैं जिनको बस इजराइल मुकम्मल कंट्रोल करता है। वो इजराइल के लिए इंटेलिजेंस फराहम करते हैं, इजराइल के साथ तिजारत करते हैं, इजराइल की तरफ आने वाले मिसाइलों को रोकते हैं। ये कौन सी सोवरेन रियासतें हैं? एक वक्त था कि ये दोनों जो है वो इजराइल के साथ इन्होंने जंगें की हैं और अब ये बिल्कुल उनके यरगमा बनकर रह गए हैं।
और मिस्र में कितना क्योस आपने देखा, रिजीम चेंजेस और क्या कुछ वहां पर नहीं हुआ। तो आप देखें तो ये बिल्कुल उनके कंट्रोल में है, उनके शिकंजे में है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ ताकतवर हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, प्रॉस्पेरिटी आई है, या मामला दूसरा है? तो वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, उनकी क्या प्रॉस्पेरिटी है? बस इतनी प्रॉस्पेरिटी है कि बस उनका दाना पानी चलता रहे, उनको कोई लेवरेज, कोई ताकत, कोई इंडिपेंडेंस हासिल नहीं होगी, बल्कि वो इजरायली इंटरेस्ट के लिए रीजन में काम करेंगे। तो ये है उनकी प्रॉस्पेरिटी। तो यानी आप देखिए कि जहां पर इजराइल की ताकत है वो अनचेक्ड है, और उसने कतर तक को नहीं बख्शा है, कतर तक के ऊपर अटैक कर दिया, इतनी अनचेक्ड उसकी पावर है, अनरिस्ट्रिक्टेड उसकी पावर है। तो ऐसे में हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना ये ओआईसी वर्ल्ड का, अरब वर्ल्ड की हिस्टोरिक मिस्टेक होगी। हिजबुल्लाह जो है वो ना सिर्फ लेबनान बल्कि रीजन बल्कि पूरी ओआईसी वर्ल्ड की के लिए एक एसेट है। उसको डिसआर्म करना जो है ये एक हिस्टोरिक मिस्टेक होगी। जब एक ऐसी अनचेक्ड पावर वहां पर है तो उस पर चेक रखने के लिए भी हिजबुल्लाह को इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई इजराइल को भी दायरे में लाया जाए और हिजबुल्लाह के हवाले से भी बातचीत को कल को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब तक इजराइल जेनोसाइड्स कर रहा है, सीरिया में हमले कर रहा है, लेबनान में हमले कर रहा है, और आप उल्टा हिजबुल्लाह को कहें, ये एक हिस्टोरिक मिस्टेक है, ये एक फुलिश पॉलिसी है जिसको हिजबुल्लाह किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी खौफनाक है कि अमेरिकन एनवॉय ये कह रहे हैं कि गल्फ भी यही चाहते हैं कि वो डिसआर्म हो, और वो भी मशरूत कर रही हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट को, हिजबुल्लाह के डिसआर्म। तो क्या गल्फ ऐसा ही चाहती हैं? तो ये तो वही बात है कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी वॉर्स हैं, वही मॉडल है ना। इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म करे। तो ये तो वही प्रॉक्सी वॉर वाला मॉडल है जो यहां पर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। और इवन आप देखें जो मिस्र का प्रपोजल आया है वो इससे डिफरेंट है। उसमें यह है कि ईरान और सऊदी अरेबिया कोऑर्डिनेशन करेंगे, यहां पर तो उनको लड़वाने की जो कोशिश की जा रही है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मैंने अमेरिकन एनवॉय जो ये धमकियां लगा रहा है उसको इन्फॉर्म कर दिया है कि हम बेरूत पर अटैक करेंगे, अगर हमारे ऊपर जो है वो कोई फायर खोले गए, अंदाजा कर बेरूत के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं होगी, ये आप अब ये बिल्कुल बात वाज़ेह है। अली लरजानी की स्टेटमेंट इसी दरमियान जारी हुई है कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा है कि वो लेबनान के साथ हैं और रेजिस्टेंस के साथ हैं। इट इज क्लियर कि दुश्मन का जो गोल है वो सबजुगेट करना है ईरान के लोगों को और लेबनान को, और उनकी विल जो है वो तोड़ना है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि एनिमी ये डिमांड करता है कि हम न्यूक्लियर इंडस्ट्री हमारी खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और जब ये हो जाएगा तो फिर कल वो ये डिमांड करेंगे कि हम अपने जो मिसाइल्स की रेंज है वो भी लिमिट कर दें, एंड एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर्स इन द रीजन, और रीजन में बस उन्हीं की कठपुतली जो है वो बनकर रह जाएं। द एनिमीज डिमांड्स आर एंडलेस, और ये डिमांड्स फिर खत्म नहीं होगी। पहले वो न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करवाएंगे, फिर हमारे मिसाइल्स की रेंज कम करवाएंगे, और उसके बाद पता नहीं और क्या डिमांड। तो ये अनलिमिटेड डिमांड्स है, एक के बाद एक डिमांड जो है वो आती चली जाएगी। तो ये देखे ना, मुअम्मर कज़ाफ़ी अमन के लिए उन्होंने सारा कुछ किया, इनके अमन के लिए, सो कॉल्ड अमन के लिए उन्होंने न्यूक्लियर दे दिया। तो क्या लीबिया को उन्होंने बख्श दिया? नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है। और ईरान से वो हारे हैं जिसको वो छुपाने की कोशिश करते हैं, इबरतनाक उनको शिकस्त हुई है, और अभी भी उनकी जरूरत नहीं हो रही दोबारा हमला करने की। वजह सिर्फ ईरान की ताकत है, इसी चीज ने उनको बचाया। और क्या किस चीज ने ईरान को बचाया? हमें जो है वो नेशनल रेजिस्टेंस को आगे लेकर जाना होगा। और टॉम बैरक, जिसके मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रखी है, जो यूएस एनवॉय है, ये अपनी डिक्टेशन जो है और ये बुलिंग जो है वो लेबनान के ऊपर कर रहा है, लेकिन और ये बहुत ज्यादा इस वक्त इंफ्यूरिएटेड है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ही रियलाइज दैट लेबनान इज डिफरेंट। यानी चूंकि देखे ना, कब से ये धमका रहे हैं लेबनान को, हिजबुल्लाह तो डिसआर्म नहीं हुई है। तो अब ये आपे से बाहर हो रहे हैं, हवास बाख्ता हो रहे हैं कि भाई लेबनान को तो हम मसल के रख दें, और ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है, यहां पर ये हमारी चीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। तो वो ज्यादा आपे से जब बाहर हो रहा है। टॉम बैरक सेड कि अगर लेबनान उसके ऑर्डर्स और उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेगा तो फिर इसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे, मीनिंग के इजराइल फिर अटैक करेगा। यानी आप ये लैंग्वेज उसकी चेक करें, ये एक एम्बेसडर है, ये एक एनवॉय है। इवन इससे पहले भी जो अमेरिकन एनवॉय आते रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसडर्स आते रहे हैं, उन्होंने भी लेबनान से इस लैंग्वेज में बात नहीं की है। हो सकता है प्राइवेट में वो करते हो, लेकिन खुलकर आकर ये धमकी देना कि तुम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो वरना तुम्हें नतायज भुगतना पड़ेंगे और हम इजराइल को तुम्हारे पर छोड़ देंगे, जैसे वो कोई डॉग है वो उसका फटा ये खोल देंगे। तो ये इजराइल की वर्ल्ड है, ये इजराइल है जो इस रीजन को प्रॉस्पेरिटी देगा, ये रीजन को टेक्नोलॉजी और साइंस देगा, ये इस रीजन को अमन देगा। उनकी लैंग्वेज और उनके इरादे देखिए, एक जेनोसाइड करने वाले मजीद मुल्कों को जेनोसाइड की धमकियां दे रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? हिजबुल्लाह डिसआर्म हो जाएगी? नहीं, इसका नतीजा एक और जंग निकलेगा।
तो उधर जो है वो अल शरा साहब जनाब अली विजिट करने जा रहे हैं वाशिंगटन को, और उसमें इजराइल से मुतालिक जो है वो टॉक्स होंगी, और ये पहले सीरिया के सदर होंगे जो व्हाइट हाउस का दौरा कर रहे हैं। जब से शाम मतलब मॉडर्न शाम जब वजूद में आया है, तो ये पहले सदर होंगे। तो उसमें अब क्या चीजें तय होती हैं ये देखना है। और सीरिया के अंदर जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो जारी है। 67 लोग जब वो मारे गए हैं सेक्टेरियन वायलेंस में, सिर्फ अक्टूबर की ये रिपोर्ट आई है, अक्टूबर में 67। तो ये वहां पर सेक्टेरियन वायलेंस, ये सेक्टेरियन यानी बाकी जो लोग मारे गए वो अलग, ये सिर्फ सेक्टेरियन वायलेंस में 67, तो ये वहां पर जारी है। और जो अल फशर है, हजारों सूडान के लोग उस सिटी को छोड़कर नंगे पांव और पैदल और विदाउट फूड और विदाउट वाटर बस वहां से जब वो बेचारे निकल रहे हैं। बहुत ही बुरी सूरत हाल है इस वक्त सूडान के लोगों की, और बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। और किस तरह से सूडान, सोमालिया, इनको खाना जंगी में धकेल दिया गया, और उसके बाद फिर पूरे अफ्रीका में आप देखें तो यही कुछ जब उनके साथ हो रहा है। लेकिन सूडान की यह सूरत हाल बहुत ज्यादा पेनफुल है। और उधर जनाब अली आप देखिए वेनेजुएला, वो मारिया कोरिनो जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, अब देखिए वेस्ट ने अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मारिया कोरिनो जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, उसने ताजा तरीन स्टेटमेंट में यह कहा है कि वेनेजुएला को लिबरेट करवाने का एक ही तरीका है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दे। ब्लूमबर्ग लिख रहा है यूएस एस्केलेशन इज द ओनली वे टू लिबरेट वेनेजुएला। लिबरेट वेनेजुएला मतलब वहां पर क्या कोई एलियंस की हुकूमत है कि जिसको लिबरेट करवाना है? प्रेसिडेंट मडोरो जो है वो कहीं किसी दूसरे सियारे से आए हैं, और अभी इलेक्शन हुआ है। लिबरेट वेनेजुएला के लिए वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया जाए, यानी आप जरा ये कौन लोग हैं? मतलब इस मारिया कोरिनो को कल को वेनेजुएला में जाकर लोग इस्तकबाल कर रहे होंगे, वो अमेरिका को लेकर आ रही है हमला करवाने के लिए। अच्छा जी, प्रेसिडेंट मडोरो चले गए तो बाद में इसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? ये कौन लोग है वैसे? तो इतना बड़ा मजाक नोबेल पीस प्राइज के साथ यहां पर हुआ है कि उसको अमन का इनाम दिया जा रहा है जो जंगों की दावत दे रही है, और अपने मुल्क के ऊपर हमला करवाना उसको प्रमोट कर रही है, उसको अमन इनाम जब दे दिया। तो ये तो इन्होंने अपने साथ बहुत बड़ा मजाक किया। इसलिए नॉर्वे देखें ना, नॉर्वे की जो कमेटी है, नॉर्वे ने ये कहा है कि वो जो रिवायती तकरीब करते हैं वो नहीं कर रहे इसके एजाज में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो इसमें ज़ायनिस्ट लॉबी ने ये जो सारा कुछ करवाया, क्योंकि ज़ायनिस्ट असल में खिलाफ है ना प्रेसिडेंट मडोरो के, जो उनका स्टांस है रिगार्डिंग फलस्तीन और रिगार्डिंग उनकी आज़ादी के। तो उधर अमेरिका की आप देखें कि ड्रिल्स हो रही हैं, और यूएस मरीन्स जो हैं उन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं, जो पोर्टो रिको की बंदरगाह है वहां पर लैंडिंग और इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स वहां पर की गई हैं। अगर आप मैप के ऊपर रिको की बंदरगाह देखें तो यानी लैंडिंग एंड इन्फिल्ट्रेशन, यही कुछ उन्होंने करना है ना वेनेजुएला में। उनकी फौजें उतरेंगी और आगे फिर इन्फिल्ट्रेट करेंगी, तो यही सारी एक्सरसाइज वहां पर कर रहे हैं। उधर जनाब अली रशिया के जो प्लेन्स है वो वेनेजुएला में उतरने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। वैगनर के साथ लिंक्ड जो रशियन प्लेन्स हैं वो वेनेजुएला पहुंचे हैं। ये असलहा सप्लाई करने के लिए ये सारे जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसको एवाकॉन कंपनी जिसको अमेरिका ने बैन किया हुआ है वो इन प्लेन्स को रन करती है। और ये प्लेन्स जो हैं फॉर वॉर स्टफ, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स वगैरह के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब प्रेसिडेंट मडोरो ने कल ये खबर आई कि रशिया चाइना ईरान से मदद मांगी है, तो उसके फौरी बाद जनाब अली तो सूरत हाल काफी हीटअप हो रही है। उधर से अमेरिका पोजीशन ले चुका है वेनेजुएला पर हमला करने के लिए, उधर रशिया की मदद जो है वो शुरू हो गई है। तो ज़रा चाइना और ईरान भी कर रहे होंगे, तो ये महंगी पड़ेगी, ये इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए जंग, इसलिए वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख रहे हैं। और पिछले कई सालों से उन्होंने प्रेसिडेंट मडोरो को हटाने की कोशिश की है, वो फेल हुए हैं। तो अभी वो रिप्लेसमेंट और असैसिनेशन और इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फुल स्केल इन्वेजन बहुत महंगी पड़ने वाली है। अच्छा जी, तो इसी दरमियान जो है वो चाइना जिस तरह से राइज कर रहा है, तो वेस्ट में एक पूरा पैनिक है। और देखिए G7 की हंगामी मीटिंग हुई और G7 ने 26 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। चाइना की जो ग्रिप है, चाइना का जो कंट्रोल है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, उसको तोड़ने के लिए 26 प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक साथ जब लॉन्च कर दिए। तो ये एक उनके पैनिक का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद का जो पैनिक है। और जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेनेसेट, वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने मेड अ रियल मिस्टेक कि उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स रोक कर इससे ये हुआ है कि सारे जो वो खतरे से आगाह हो गए हैं। तो अब हम बहुत जल्द विद इन 12 to 24 मंथ्स, 1 से 2 साल के अंदर अंदर हम अल्टरनेटिव जो सप्लाई है वो अरेंज कर लेंगे। हम खतरे से आगाह हो गए। तो चाइना ने जो किया है ये एक रियल मिस्टेक की है, उन्होंने पहले ही हवाई फायर जब कर दिए हैं, तो ये उन्होंने बड़ी मिस्टेक की है। हालांकि ये कोई मिस्टेक नहीं है, जब भी वेस्ट की हेजेमनी को कोई चैलेंज करता है तो वो इसको मिस्टेक करार देते हैं। चाइना ने अपनी लेवरेज दिखाई है,
ठीक है ना, उन्होंने निगोशिएशंस में अपनी लेवरेज दिखाई है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर अब उन्हें याद आ रहा है कि हमें अल्टरनेटिव सप्लाई चाहिए तो कर लें अल्टरनेटिव सप्लाई, इसमें क्या है, करें, उनको किसने रोका हुआ है। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक वेस्ट कर चुका है, अमेरिका मिस्टेक कर चुका है जब उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान, शाम, इराक, लिबिया यहां पर झोंके और अपनी अटेंशन को वहां पर डाइवर्ट किया। तो चाइना का जो राइज है अब इररिवर्सिबल है। तो अब ये इतनी जल्दी ये वैसे सिक्योर भी नहीं कर सकते अल्टरनेटिव सप्लाई, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स तो खुद है ही चाइना में, और बाकी जहां जहां पर है वहां ऑलरेडी चाइना बैठा हुआ है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। फिर आप देखिए चाइना का J36 एशिया टाइम्स लिख रहा है, J36 जो प्रोग्राम है, 6th जनरेशन जो प्रोग्राम है, फास्ट टू आउटफ्लाई स्लोअर एडवांस ऑफ यूएस राइवल्स। अमेरिका स्लोली एडवांस कर रहा है लेकिन चाइना तेजी के साथ उससे आगे लीड कर रहा है। अब आप देखिए उन्होंने कहा, एशिया टाइम्स लिख रहा है कि चाइना और अमेरिका की जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस की जो रेस है ये कैसे डिसाइड होगी, ये इनोवेशन की स्पीड से डिसाइड होगी। किसकी इनोवेशन स्पीड ज्यादा है, नॉट बाय लेगेसी स्ट्रेंथ। इस चीज से डिसाइड नहीं होगी कि लेगेसी क्या है, यानी अगर देखें तो लेगेसी तो अमेरिका के पास है कि हर बार वो नई जनरेशन का जेट्स लेकर आए हैं। तो ये वाली जो रेस है वो इससे नहीं साबित होगी कि पहले कौन कितने मुकाबले जीत चुका है। इस रिंग में वही पहलवान जीतेगा जिसके पास इनोवेशन की स्पीड है, इससे नहीं जीतेगा कि पीछे वो कितने मुकाबले जब जीत चुका है। एंड चाइना इज विनिंग बाय अ माइल, एशिया टाइम्स। और चाइना बहुत आगे ऑलरेडी अमेरिका से निकल चुका है। तो ये जो उनका 6th जनरेशन प्रोग्राम है, ये दिसंबर में उन्होंने एक फ्लाइट की थी, दिसंबर 2024 में, लेकिन ऑफिशियली इस बारे में नहीं कहा था। अच्छा, अमेरिका का जो प्रोग्राम है वो 2030 में आना है, और इधर एक फ्लाइट वो ले चुके हैं जिसके बारे में अभी उन्होंने ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन स्पेकुलेशंस ये है कि उन्होंने बना लिया। अब आप जरा अंदाजा करें ये कितना बड़ा बॉम्बशेल होगा अगर चाइना ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दे कि हमने ये बना लिया। उन्होंने अभी 2030 में बनाना है, इसलिए अब वो पैनिक में और जल्दी बनाना चाह रहे हैं। उनकी अर्ली डेट 2030 है। तो ये हाईली सीक्रेट प्रोग्राम है चाइना का, क्योंकि ये सारी डायमेंशंस बदल देगा। तो ये मल्टी रोल प्रोग्राम है, हाईली पावर्ड, इसमें सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, मतलब आगे बहुत सारे उसके डिटेल्स हैं तो उसके फीचर्स के हवाले से। तो ये बहुत, और फिर अगली खबर देखिए, चाइना जो है वो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको रन करना चाहता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना जो है वो अमेरिका को पिछाड़ देना चाहता है। और चाइना के जो सदर हैं उन्होंने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए और होल प्लेनेट के लिए होना चाहिए, और अमेरिका ये नहीं चाहता, ठीक है ना। बट चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है इसी प्लान के तहत, जब आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका चाइना को रोक नहीं पा रहा है। और चाइना ने यह भी कहा कि फ्री सर्कुलेशन होनी चाहिए, जो ग्रीन टेक है यानी बैटरी, सोलर पैनल्स, और ये वो सारी चीजें जिसमें चाइना ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है अमेरिका को। तो ये यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे वो, फाइटर जेट्स नेक्स्ट जनरेशन में आगे वो, ट्रेड वॉर वो जीत चुके हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास है, इनोवेशन वो कर रहे हैं, जंगों में वो इन्वॉल्व नहीं है। तो अमेरिका चाहता है कि चाइना किसी न किसी जंग में जब इन्वॉल्व हो जाए, ताइवान के ऊपर हमला कर दे, ये अमेरिका की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन चाइना ऐसा कभी करेगा नहीं। और बहुत जल्द तो बिल्कुल उनका कोई इरादा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस को बहुत बड़ी प्रोवोकेशन अमेरिका कर दे, जिसकी अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। अभी उन्होंने नए जो टैंक्स है वो ताइवान को दिए और कल से उन्होंने वो ऑपरेट करना भी शुरू कर दिए। तो वो काफी प्रोवोकेशन कर रहे हैं, लेकिन चाइना बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये बड़ी लड़ाई है जो जारी है, शुरू हो चुकी है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।